अस्सलामुअलैकुम अगेन आई एम खदीजा नून एंड यू आर वाचिंग लर्न विद वाजिद। कोर्स चल रहा है हमारा वेब डेवलपमेंट का। HTML हमने CSS हमने स्टार्ट की हुई है पार्ट 4। सो आज के इंटायर टॉपिक के अंदर हम CSS के सिलेक्टर्स को कवर करेंगे और जितनी भी इनकी मेन टाइप CSS के अंदर इस्तेमाल होती हैं उन सब पे हम एक नज़र डालेंगे। सो मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक, CSS सेलेक्टर क्या है? CSS सेलेक्टर्स हमारे पास CSS रूल का वो पार्ट हैं जो हम उस कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसको हमने ऑप्टिमाइज़ करना होता है, जिसको हमने स्टाइल करना होता है। और CSS के अंदर CSS सेलेक्टर्स की काफ़ी वाइड रेंज मौजूद है जिसको हम अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ CSS। एलिमेंट सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर है, फिर हमारे पास ID सेलेक्टर है, एक्टिव क्लास सेलेक्टर है, डिसेंडेंट सेलेक्टर है। सो अब हम फर्दर इन सब को देखते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल सेलेक्टर। अगर हमारे पास एक HTML का डॉक्यूमेंट है और हम चाह रहे हैं कि हम सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें, पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर एक ही तरह की फॉर्मेटिंग अप्लाई करें, तो हम यूनिवर्सल सेलेक्टर इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर के लिए हम एक स्टार यूज़ करते हैं और उसी तरह ब्रेसेस के अंदर जो भी हमने प्रॉपर्टी और वैल्यू उस पर अप्लाई करनी होती है वो हम इस्तेमाल करते हैं। सो मूविंग ऑन टू माई टॉपिक, टाइप सेलेक्टर। अगर हम HTML के पेज के ऊपर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, यानी मैं चाह रही हूँ कि मैं एक एलिमेंट टॉप से उठा लूँ, एक मिडल से उठा लूँ, एक बॉटम से उठा लूँ और उन तीनों तरह के एलिमेंट्स पे मैं एक ही तरह की स्टाइलिंग करूँ, तो उसको हम इस तरह के सिलेक्टर को हम टाइप सेलेक्टर कहते हैं। और वो हम कैसे कर सकते हैं? हम एलिमेंट्स के नेम लिखते जाएंगे और उनके दरमियान कोमास लगाते जाएंगे और उसी तरह कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है हम अपनी वैल्यू दे देंगे। तो जो भी फॉर्मेटिंग या जो भी प्रॉपर्टी हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर अप्लाई की होगी वो हमारे एलिमेंट्स पे अप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ क्लास सेलेक्टर। पहले भी मैंने आपको क्लास एट्रीब्यूट का इस्तेमाल बताया था। क्लास सेलेक्टर्स के अंदर हमेशा क्लास एट्रीब्यूट यूज़ होता है, यानी अगर हम चाहते हैं कि हम एक ही क्लास के एलिमेंट्स को सेम तरह की कहते हैं फॉर्मेटिंग दें, तो हम क्लास सेलेक्टर अप्लाई करते हैं, उसको हम डॉट से कॉल करते हैं, डॉट और क्लास का नेम लिखते हैं और उसके बाद एज इट इज़ जिस तरह हम नॉर्मली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं वो अप्लाई कर देते हैं। इंशाल्लाह हम आगे प्रैक्टिस में इसको देखते हैं। ID सेलेक्टर। ID मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि एक HTML के ऊपर हर एलिमेंट की एक यूनिक ID हो सकती है, और अगर हम सिर्फ एक यूनिक ID वाले एलिमेंट के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम ID सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। ID सेलेक्टर को हैश के सिंबल से हम शो करते हैं और हैश और उसके बाद हम ID का नेम लिखते हैं और उसी तरह नॉर्मली हमने जो भी उसके ऊपर अप्लाई करना होता है, जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होती है वो हम अप्लाई करते हैं। सो नेक्स्ट इज़ डिसेंडेंट सेलेक्टर। ये हमने, अगर हमारे पास एक एलिमेंट है और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स है लेकिन हम नहीं चाहते कि उन सारे चाइल्ड एलिमेंट्स पे वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो, हम सिर्फ एक पे ही अप्लाई करना चाहते हैं, तो तब हम ये डिसेंडेंट सेलेक्टर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक अनऑर्डर लिस्ट है और आप उसके अंदर से सिर्फ सेकंड एलिमेंट पे चाहते हैं कि एक जो है वो प्रॉपर्टी आप अप्लाई करें, तो आप तब डिसेंडिंग सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। और होता क्या है, पेरेंट एलिमेंट हम लिखते हैं स्पेस दे के, उसके अंदर से हम जो चाइल्ड एलिमेंट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो लिखते हैं और उसी तरह प्रॉपर्टी नेम और वैल्यू दे के हम इसको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। अच्छा, ये हमारे पास सिबलिंग सेलेक्टर जो है इसकी CSS के अंदर दो टाइप्स हैं। एक ये आपके सामने एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर है और दूसरी हमारे पास होती है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर जो है वो हम एक एलिमेंट के बाद बिल्कुल, अगर हम उसके बाद से सिर्फ एक ही टाइप का उसके बाद फ़ौरन आने वाला एलिमेंट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर को यूज़ करते हैं। और इसको हम यूज़ कैसे करते हैं? फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं, फिर प्लस का साइन लगा के सेकंड एलिमेंट लिखते हैं और उसके बाद प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। तो ये जो है फर्स्ट एलिमेंट के बाद फ़ौरन आने वाले सेकंड एलिमेंट को ही सिलेक्ट करता है। यानी अगर मैंने यहाँ H1 लिखा है और यहाँ P लिखा है तो वो हेडिंग 1 के बाद फ़ौरन बाद आने वाले पैराग्राफ को ही टारगेट करेगा और उसके बाद आने वाले किसी पैराग्राफ को टारगेट नहीं करेगा। जबकि जनरल सिबलिंग सेलेक्टर के केस में क्या होता है कि हमने जो भी फर्स्ट एलिमेंट लिखा है उसके बाद आने वाले जितने सेकेंड एलिमेंट इस टाइप के होंगे वो इन सबको टारगेट करेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस में इसको देखते हैं। अब एक इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। इनहेरिटेंस जो है वो नॉर्मली हम कहते हैं कि जब एक ह्यूमंस के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ या जो ट्रेड्स चाइल्ड अपने पेरेंट्स से लेते हैं उनको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। अब CSS के अंदर जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी दो टाइप्स हैं, एक इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ है, एक नॉन इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ हैं। इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ वो वाली हैं
जो अगर हम उन चाइल्ड पेरेंट्स एलिमेंट पे अप्लाई करें तो वो खुद ब खुद चाइल्ड एलिमेंट पे अप्लाई हो जाती हैं। और नॉन इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ वो बनी हैं जो अगर हम पेरेंट पे अप्लाई करें तो वो सिर्फ पेरेंट तक ही महदूद रहती हैं, वो चाइल्ड्स तक नहीं आती। तो जो नॉन इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम इनहेरिट के कीवर्ड की मदद से इनहेरिटेड बना सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू आवर प्रैक्टिस। अच्छा, सबसे पहले है मेरे पास ये मेरे पास एक टाइप सेलेक्टर है, ठीक है। ये देखें, ये मेरे पास एक पूरा वो है और मैं सिर्फ इसके अंदर से चाह रही हूँ कि मैं यहाँ सिर्फ मैं हेडिंग्स वो करना चाह रही हूँ, ठीक है। H1, H2, ठीक है। इसको मैं कर लेती हूँ सेव और अब ये रिज़ल्ट देखें। ये देखें, अब जो मैंने एलिमेंट्स कोमा डाल के लिखे थे सिर्फ उन पे फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है। सिमिलरली अब मैं इसी पे अगर मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर अप्लाई करना चाह रही हूँ तो सिंपल मैं कर्ली ब्रेसेस के बाहर एक इसका साइन डाल दूँगी। अब ये मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी प्रॉपर्टी लिखी है ये होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होगी, जो कि आप सॉरी अभी मैंने सेव नहीं किया। जो कि आप ये देख भी सकते हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर जो है वो पेज के सारे एलिमेंट्स को एक ही बार में सेलेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट इज़ आर क्लास सेलेक्टर। अब क्लास सेलेक्टर के लिए मैं क्या कहते हैं, इस पैराग्राफ को एक क्लास असाइन कर लेती हूँ एंड दिस क्लास इज़ हिस्ट्री, ठीक है। और इसके साथ मैं इस पैराग्राफ को भी, इस हेडिंग को भी यही क्लास डिफाइन कर लेती हूँ। क्लास इज इक्वल टू ISGORY। अब मैंने इसको कर लिया सेव। अब मैं यहाँ ऊपर इस क्लास को कॉल करवा के कहती हूँ कि भाई मुझे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है और क्लास मेरे पास है HISTORY, हिस्ट्री, ठीक है। सो देखिए क्या होता है, ये देखें। अब जिन एलिमेंट्स के ऊपर मैंने वो क्लास अप्लाई की हुई थी सिर्फ वो एलिमेंट्स फॉर्मेट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ ID सेलेक्टर। सिमिलरली अब मैं क्लास की बजाय इस पैराग्राफ को ID दे देती हूँ हिस्ट्री की, और यहाँ पे मैं डॉट की बजाय हैश से अब इसको कॉल कर लेती हूँ, ठीक है। इसको मैं करती हूँ सेव Ctrl+S से और अब मैं इसको करती हूँ ओपन। तो देखें, जिस पैराग्राफ को हमने वो ID असाइन की हुई थी सिर्फ वही फॉर्मेट हुआ है। नेक्स्ट इज डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट सेलेक्टर के लिए हमने एक ये पूरी डिवीजन बनाई हुई है, ठीक है। और इस डिवीजन के अंदर अब 2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम इसमें से सिर्फ H1 को फॉर्मेट करना चाह रहे हैं। तो ये देखें, मैंने पहले पेरेंट एलिमेंट लिखा और उसके बाद स्पेस दे के मैंने चाइल्ड एलिमेंट लिखा जिस पे मैं वो करना चाह रही हूँ। सो हैव अ लुक के क्या होता है। दिस इज उस पूरी पेरेंट एलिमेंट के अंदर से सिर्फ उसका ये वाला चाइल्ड सेलेक्ट हुआ। इसी तरह सिबलिंग सेलेक्टर्स हैं हमारे पास। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जनरल सिबलिंग सेलेक्टर के अंदर सिर्फ उसके बाद वाला फर्स्ट होगा। जैसे मैंने यहाँ H1+P लिखा है ना, तो H1 हेडिंग 1 के बाद वाला सिर्फ पैराग्राफ जो है वो इस फॉर्मेटिंग के अंदर आएगा। तो ये देखें, ये हेडिंग 1 के बाद सिर्फ जो पहला पैराग्राफ है, सिर्फ एक पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ वो इस फॉर्मेटिंग के अंदर आए। अब मैं अगर चाह रही हूँ कि हेडिंग 1 वाले के बाद वाले सब पैराग्राफ्स पे ये अप्लाई हो जाए, तो मैं यहाँ पे ये कर देती हूँ, इसको सेव कर देती हूँ। लेट हैव अ लुक ऑन इट। सो देखें, H1 के बाद आगे जितने भी पैराग्राफ्स आ रहे हैं उसने सिर्फ उनको रिलेट किया, उसको इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि दरम्यान में कोई हेडिंग्स आ रही हैं या कोई और चीज़ आ रही है। वो सिर्फ अपने पैराग्राफ को क्या कहते हैं वो कर रहा है। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें और हमें अपने कमेंट से आगाह करें। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।